हम इन्वर्टर स्टार्ट किए थे। इन्वर्टर के अंतर्गत हाफ ब्रिज टाइप इन्वर्टर देखे थे। अभी देखते हैं फुल ब्रिज फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर। फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर। तो आप सबको पता होगा कि बेसिकली इन्वर्टर जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो फिक्स्ड और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल को डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इन्वर्टर का दो टाइप बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक को मैंने क्या बताया था, हाफ ब्रिज टाइप इन्वर्टर, दूसरे को बताया हूँ फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ ब्रिज टाइप इन्वर्टर देख लिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर। तो फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर है वो 4 थायरिस्टर या फिर 4 SCR से मिलकर बना होता है। 4 SCR है, वो चारों SCR 4 इंडिविजुअल डायोड्स के साथ एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है। क्योंकि यह जो सर्किट है वो इन्वर्टर सर्किट है, अतः इस सर्किट का इनपुट जो है वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का एक डीसी सिग्नल होता है। उस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल को डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 थायरिस्टर्स हैं, वो 4 डायोड के साथ एंटी पैरेलल ऑर्डर में आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर, ये फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर मतलब क्या होता है, डीसी टू एसी कन्वर्टर। ठीक है, डीसी टू एसी कन्वर्टर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल को डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अपन फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर का सर्किट देखते हैं। इन्वर्टर का इनपुट जो होता है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल होते हैं। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या होता है, डीसी सिग्नल होता है। उस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल को ये लेकर बदले में डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल क्या करता है, जनरेट करता है। तो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल क्या करता है, ये जनरेट करता है। सबसे पहले अपन इसका वो बना लेते हैं थ्योरी सेक्शन को। आप लोग मेरे वॉइस को सुन करके आप लोग अपने ऑनवर्ड्स में या फिर जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है उससे पढ़ लेना। मेरा ही नोट्स है, मेरा ही बताया हुआ नोट्स है, तो जैसा अब बता रहा हूँ वैसा ही आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो कोशिश करना समझने का, इस पॉसिबल है समझो और समझ करके इसको प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, बार बार रिवाइज करो। रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा तो परफेक्शन आएंगे। ये थायरिस्टर T1 है, इसको दे देता हूँ थायरिस्टर T2। ये डायोड D1 दे देता हूँ, इसको डायोड D2 दे देता हूँ। इसको थायरिस्टर T3 दूंगा, ये डायोड D3 है, डायोड D3 है। ये थायरिस्टर T4 है और इसके साथ में यूज डायोड D4। ये आपका सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है, ध्यान से देखें, क्लियरली देखेंगे। ये हमारा फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर का सर्किट है, देख सकते हैं। इसमें 4 थायरिस्टर्स यूज हुआ है, T1, T2, T3 एंड T4। 4 थायरिस्टर्स आपस में 4 डायोड्स के साथ एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? तो सभी एंटी डायोड्स हैं वो एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। बेसिकली इस डायोड को हम फीडबैक डायोड या फिर फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में अगर सर्किट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो थायरिस्टर T1 का एनोड बैटरी के पॉजिटिव से और थायरिस्टर T3 का एनोड है वो
बैटरी के पॉजिटिव प्लेट्स हैं। दैट मीन्स T1 T3 कौन से बायस्ड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, और थैरिस्टर T4 का कैथोड है बैटरी के निगेटिव से। सिमिलरली थैरिस्टर T2 का कैथोड भी बैटरी के निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो बोल सकते हैं कि T1 T2 T3 और T4 जो थैरिस्टर्स हैं, ऑल थैरिस्टर्स आर इनिशियली इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। बट डायोड की बात करते हैं। डायोड D1 का कैथोड बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, D2 का कैथोड भी बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, डायोड D4 का एनोड बैटरी के निगेटिव से, डायोड D2 का एनोड है बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है। तो देख लिए, सर्किट देखने से पता चल जा रहा है डायोड D1 D2 D3 एंड D4 all diodes are in reverse biased condition, so all these diodes will not conduct, so all will act as an ओपन सर्किट। तो सभी क्या है, कंडक्ट नहीं हो पाएगा, और कंडक्ट ना होने के कारण सभी ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इनिशियली सारे जो डायोड्स हैं वो ऑफ स्टेट में रहेगा, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। बट जो 4 थायरिस्टर्स जो यूज़ हुआ है वो ऑल 4 थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे। जैसे ही हम जिस थायरिस्टर को अब एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देंगे, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के कारण वो थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाएगा, और ऑन होकर के एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। मैं अपने ओर से इस लोड में फ्लो होने वाले करंट को अजम्पशन कर लेता हूँ कि सपोज इस लोड में करंट का फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और उसके फ्लो होने से इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको मैं क्या मार्किंग कर दिया हूँ, तो आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये V0 है वह आउटपुट AC वोल्टेज है जो कि VS के कन्वर्जन से हमें मिलेगा। VS क्या है यहाँ पर, इनपुट DC वोल्टेज। ये क्या है, इनपुट DC वोल्टेज। तो इस इनपुट DC वोल्टेज को लेगा और बदले में यहाँ पर आउटपुट AC वोल्टेज मिलेगा। तो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड की AC वोल्टेज हमें आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त होता है। लोड करेंट का डायरेक्शन एजम्पशन किया हूँ, अगर इसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होंगे। क्लियर हुआ। तो ये फुल ब्रिज टाइप का इन्वर्टर है। बेसिकली ये फुल ब्रिज जो इन्वर्टर मैंने ड्रॉ किया है ये सिंगल फेस इन्वर्टर है, क्योंकि इस इन्वर्टर से प्राप्त आउटपुट जो AC सिग्नल्स रहेगा वो सिंगल फेस AC सिग्नल होता है। तो आउटपुट AC सिग्नल सिंगल फेस होने के कारण ही इस फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर को सिंगल फेस फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर भी कहते हैं। क्लियर है। चलो ऑपरेशन देखते हैं इसका वेव फॉर्म के साथ में। चलो अब ऑपरेशन देखेंगे। ये आपका वेव फॉर्म है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया हूँ। ये आपका फिक्स DC वोल्टेज सोर्स है, ये वह इनपुट DC वोल्टेज सोर्स है, वह इनपुट DC सिग्नल है जिसे हमें AC में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो DC स्ट्रेट लाइन होता है, उसकी हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड क्या होती है, सेम होती है। तो ये सोर्स वोल्टेज है, ये वह इनपुट DC वोल्टेज सिग्नल है जिसे हमें डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की AC में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इनिशियली सर्किट को देखें तो ऑल 4 जो थायरिस्टर्स हैं T1 T2 T3 एंड T4 है वो इनिशियल कंडीशन में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है। तो याद रहे थायरिस्टर को फायरिंग पल्स देने से पहले एक ही लाइन के 2 थायरिस्टर को फायर नहीं करना है। दैट मीन्स एक समय में ना ही T1 और T4 को टर्न ऑन करना है, ना ही T3 और T2 को। या तो आपको T1 और T2 को एक साथ फायरिंग पल्स देना है या फिर T3 और T4 को। अगर हम T1 और T4 को फायरिंग पल्स देंगे
तो ये दोनों थायरिस्टर टर्न ऑन हो करके ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, और ऑन स्विच की तरह बिहेव करने के कारण ये सोर्स वोल्टेज को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो सोर्स वोल्टेज को शॉर्टिंग होने से बचाने के लिए ध्यान रहे कि एक ही लाइन की दो स्विचेस को ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो इनिशियल all these four thyristors are in forward blocking state. Whenever we apply the external triggering pulse, the individual thyristor will conduct and act as a short circuit, ठीक है। तो जैसे ही एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे थायरिस्टर T1 और थायरिस्टर T2 के गेट पर सफिशिएंट एम्पलीट्यूड और सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन की एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, थायरिस्टर T1 और T2 टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन हो करके दोनों ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करेंट अपर सोर्स पॉजिटिव प्लेट से थायरिस्टर T1 से लोड रजिस्टर से होकर थायरिस्टर T2 से होकर बैक टू दी सोर्स। लोड में फ्लो होने वाला करंट सर्किट के एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। फ्लोइंग लोड करंट के पॉजिटिव होने से डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे ही T1 और T2 जो ऑन होंगे, तो ऑन होने से ये जो लोड जो है वो इस सोर्स वोल्टेज के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ये लोड जो है वो सोर्स वोल्टेज के साथ पैरेलल में हो जाएंगे, जिससे लोड वोल्टेज का वैल्यू सोर्स वोल्टेज का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये टी इक्वल टू 0 पे फायरिंग किए थे, कहाँ 0 से कहाँ तक फायर रहेगा, ये T/2 इंस्टेंट था। चलो, तो T/2 इंस्टेंट तक फायर करोगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और ये आउटपुट जो वोल्टेज रहेगा वो कौन से वोल्टेज का इक्वल रहेगा, सोर्स वोल्टेज का। इस टाइप से वेवफॉर्म बनेगा। T इक्वल टू 0 पे T1 और T2 को गेट पल्स दिए हैं, ठीक है। जैसे ही इंस्टेंट एट T इक्वल टू T/2 टाइम ड्यूरेशन पे थायरिस्टर T1 और T2 पे एक्सटर्नल कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करके फोर्स्ड कम्यूटेशन के थ्रू दोनों थायरिस्टर T1 और T2 को फोर्सफुली टर्न ऑफ कर देते हैं। एट दैट सेम इंस्टेंट अनदर ट्रिगरिंग पल्स इज अप्लाइड टू थायरिस्टर T3 एंड T4। उसी इंस्टेंट पर T3 और T4 को एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स हम देते हैं। जैसे ही T3 और T4 को एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स हम देंगे, एट इंस्टेंट T इक्वल टू T/2 पर थायरिस्टर T3 और T4 कंडक्ट हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएंगे, और टर्न ऑन हो करके T3 और T4 है वो ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली T3 और T4 से होकर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट सोर्स के पॉजिटिव प्लेट से थायरिस्टर T3 से लोड रजिस्टर RL, लोड रजिस्टर RL से थायरिस्टर T4 से सोर्स में वापस सर्कुलेट होंगे। चूँकि इस लोड में फ्लो होने वाला लोड करंट एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। देखो अभी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, पहले लेफ्ट टू राइट था, तो एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है। इस कारण फ्लोइंग लोड करंट है क्या होगा, निगेटिव होगा। फ्लोइंग लोड करंट के निगेटिव होने से इसके क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो कहाँ पर निगेटिव होगा, एट T इक्वल टू T/2 पे। तो एट T इक्वल टू T/2 पे क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो इसी इंस्टेंट पर दिस इज T/2, इस इंस्टेंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव है। तो इसको वेव फॉर्म को नीचे बनाना पड़ेगा, -VS, ये ऐसा। अगेन एट टाइम T इक्वल टू कैपिटल T, एट टाइम T इक्वल टू कैपिटल T सेकेंड पे थायरिस्टर T3 और T4 को
फोर्स्ड कम्यूटेशन के थ्रू दोनों थायरिस्टर को हम टर्न ऑफ कर देंगे। एट सेम इंस्टेंट T इक्वल टू कैपिटल T पर थायरिस्टर T1 और T2 थायरिस्टर T1 और T2 के गेट पर एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स मिलता है थायरिस्टर T1 और T2 टर्न ऑन हो जाते हैं और टर्न ऑन हो करके एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली करेंट सोर्स के पॉजिटिव प्लेट से थायरिस्टर T1 से लोड रजिस्टर RA, लोड रजिस्टर RA से थायरिस्टर T2 से होते हुए सोर्स में वापस सर्कुलेट हो जाता है। अगेन लोड में फ्लो होने वाला लोड करेंट पॉजिटिव एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव। अगेन ये डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज जो होंगे वो अगेन सोर्स वोल्टेज का इक्वल होगा, क्योंकि लोड और सोर्स आपस में क्या दिखाई देंगे, पैरेलल। तो लोड करंट पॉजिटिव है कब, एट टाइम टी पर। तो एट टाइम इंस्टेंट टी पर लोड करंट पॉजिटिव होने से लोड वोल्टेज का वैल्यू भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वेव फॉर्म बनेगा जैसे जैसे बन रहा है। एट इंस्टेंट टी इक्वल टू 3t/2 एट इंस्टेंट 3t/2 पर 3t/2 टाइम ड्यूरेशन पर एक्सटर्नल फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करके थायरिस्टर T1 और T2 को फोर्सफुली टर्न ऑफ कर देते हैं, जिससे दोनों ऑफ हो जाता है। और उसी सेम इंस्टेंट T इक्वल टू 3t/2 पर हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स थायरिस्टर T3 और T4 को अप्लाई करते हैं। जिस समय इन दोनों को ऑफ करोगे उसी समय इन दोनों को ऑन करना है, ठीक। तो जैसे इन दोनों को ट्रिगरिंग पल्स दोगे कंडक्ट होकर एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली करंट है सोर्स के पॉजिटिव प्लेट से थायरिस्टर T3 से होते हुए लोड से होते हुए थायरिस्टर T4 से होते हुए फिर से सोर्स। अगेन लोड में फ्लो होने वाला करंट अजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट नेगेटिव होगा, जिससे डेवलप्ड वोल्टेज है वो फिर से क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो कहाँ पर 8t ये हो जाएगा 3t/2 और ये 3t/2 पे। अगेन एट इंस्टेंट ओमेगा t इक्वल टू 3t/2 पर थायरिस्टर T3 और T4 को फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करके उसको टर्न ऑफ कर देंगे। कहाँ पर ऑफ करेंगे, एट इंस्टेंट 2t पर। तो ये आपका 2t पर 2t हो गया और ये आपका ऐसा रहेगा, ये 2t हो गया। तो ये हो गया आपका 0t/2, ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा 3t/2, ये हो जाएगा 2। तो ये क्या है, आउटपुट AC सिग्नल। कंफ्यूज नहीं होंगे, रेक्टेंगुलर टाइप है करके, बट AC है, क्योंकि आप सबको पता है AC में एक पॉजिटिव रहता है, फिर निगेटिव रहता है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर निगेटिव आ रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलाकर एक साइकिल बना, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर दूसरा साइकिल बना। तो जो एक सर्टेन टाइम इंस्टेंट में अपने बिहेवियर को रिपीट करता है उस सिग्नल को AC सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये सिग्नल दिया था कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का DC आप सोर्स वोल्टेज के फॉर्म में दिए थे, लेकिन आउटपुट में आपको क्या मिला, ये AC मिला। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, थायरिस्टर T1, T2, T3 और T4 के फायरिंग टाइम ड्यूरेशन को वेरी करके, कंडक्शन टाइम पीरियड को चेंज करके वेरी करके हम आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो T इक्वल टू टाइम इंस्टेंट T को कंडक्शन टाइम पीरियड को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। बट आउटपुट सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो ओनली इस सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पर
डिपेंड करता है, इनपुट डीसी वोल्टेज पर डिपेंड करता है। हम जितने वोल्टेज का लगाएंगे उतना ही वोल्टेज आउटपुट में एसी के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो आउटपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है इनपुट डीसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पर। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म है। थ्योरेटिकली यहाँ पर ये T1 और T2 ऑन होगा, फिर यहाँ तक T1 और T2 ऑन रहेंगे, फिर इधर T1 और T2 ऑन रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, T3 और T4 है ऑन, यहाँ पे फिर क्या होगा, T3 और T4 है वो ऑन रहेंगे। ये जो मिलेगा वो T1 और T2 के वजह से मिलेगा, ये जो मिलेगा वो T3 और T4 के वजह से, ये फिर T1 और T2 के वजह से, ये T3 और T4 के। तो प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ईच एंड एवरी साइकिल ऑफ आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये इन्वर्टर रहा फुल ब्रिज इन्वर्टर नाम से ही क्लियर है, सर्किट की स्ट्रक्चर से ही क्लियर दिख रहा है। एक बार ध्यान से देख लेंगे। 4 थायरिस्टर्स है, T1, T2, T3 एंड T4। All these 4 thyristors are arranged in bridge order. Due to arrangement in bridge order, this is known as bridge type full bridge type inverter. And here 4 diodes D1, D2, D3 and D4. All these 4 diodes are connected in anti-parallel order with individual thyristors. So this is freewheeling diode or feedback diode, and this diode will be useful or applicable only for RL load. Here we are using pure resistive load, तो यहाँ पर हम प्योर रजिस्टिव लोड यूज़ कर रहे हैं। तो प्योर रजिस्टिव लोड यूज़ होने के कारण यहाँ पर डायोड की कोई यूज़ नहीं है। बट इंडक्टिव लोड RL लोड अगर होता है तो उस केस में इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी को वापस डिस्चार्ज करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इस डायोड D1, D2, D3 एंड D4 का यूज़ होता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं प्योर रजिस्टिव लोड कंसीडर करके इसकी एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये रहा इन्वर्टर, फुल ब्रिज टाइप इन्वर्टर, जो इनपुट फिक्स्ड डीसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल को डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्टेड आउटपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम थायरिस्टर की कंडक्शन टाइम ड्यूरेशन को वेरी करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर सकते हैं। तो यह रहा थ्योरी। नोट्स में भी हैंड रिटन आपको मटेरियल मिल गया है, उससे भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी समझ लेना। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी और मैसेज मी और कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।